नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। देश में हरित और श्वेत क्रांति के बाद अब पोषण क्रांति लाने की तैयारी हो चुकी है। इसी क्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने भारतीय जलवायु के हिसाब से 109 किस्म की उन्नत बीजों का विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन उन्नत बीजों को जारी किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से भी बातचीत की। खास बात यह है कि ये सभी 109 बीजें उच्च उपज देने वाली हैं, जलवायु के अनुकूल हैं और भरपूर पोषण युक्त हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इन उन्नत बीजों से होने वाले फायदे जो कि किसानों को होंगे, इनका भारत की कृषि के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर, कृषि में जो मूल्यवर्धन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पर्यावरण पर इनके प्रभाव, इन फसलों को मुख्य धारा में लाने के कारण, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उच्च उपज वाली फसलों की 109 किस्मों को आज लॉन्च किया। लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्नत और आधुनिक कृषि करने वाले किसानों से बातचीत की। आईसीएआर की तरफ से विकसित बीज की इन किस्मों से किसानों को कम लागत पर अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को और क्या कुछ फायदे होंगे, देखते हैं हमारे सहयोगी धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ किस्में जारी की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से विकसित 109 किस्में कुल 61 फसलों से जुड़ी हुई हैं। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी की फसलें हैं। खेत की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और बागवानी फसलों में सब्जियों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में हैं। ये किस्में किसानों को कम लागत पर ज्यादा आमदनी देगी, साथ ही पानी और खाद की खपत में भी कमी आएगी। बाजरे की किस्म दी है जिसमें 70 दिन में हमें जो उपज मिल जाती है। नॉर्मली उसके लिए हमें 120 दिन 100 से 120 दिन का बीज का टाइम लगता है, तो हमें जो 30 दिन जो मिल जाते हैं तो वो हमें फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से इसी विषय में बात हुई। उन्होंने जैसे कि आप इसका भंडारण कैसे करते हैं और खाद के बारे में बात हुई। तो और उन्होंने खुद जाके जो है ग्राउंड में जाके, खेत में जाके देखा, फसल को चेक किया, तो वो सारी बातें हुई। पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। बातचीत में पीएम ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। नई किस्मों को कम खर्च और पर्यावरण के अनुकूल बताया। पीएम ने जोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में लोगों का रुझान मिलेट्स की तरफ बढ़ा है, जो पौष्टिक है, लागत भी कम आएगी। पीएम ने जैविक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांगों के जिक्र के अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की सराहना की। मोटे अनाज में जो है हमारी लागत कम होती है, तो लागत कम होगी तो आय किसान की बढ़ेगी। और मोटे अनाज खाने से जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितनी बीमारियां हो रही हैं, भी शुगर के पेशेंट भी हैं, बीपी के भी हैं, जो कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वो लोग पहले मोटे अनाज को खाते थे। हमारे सभी किसान भाइयों ने ये सब चीज बंद कर दी थी, उगानी भी बंद कर दी थी और खाना भी बंद कर दिया था। तो इससे क्या है, वो घर घर तक मोटा अनाज जाएगा और बच्चे, बुजुर्ग, सभी हमारे किसान भाई सब इससे स्वस्थ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 से ही किसानों की आय बढ़ाने, टिकाऊ खेती और जलवायु अनुकूल तरीकों पर जोर देते रहे हैं। प्रधानमंत्री के जैव सुदृढ़ किस्मों को बढ़ावा देने से कुपोषण को मिटाने और कृषकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ किस्में जारी करने पर किसानों ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद किसानों ने कहा कि आईसीएआर की तरफ से अनुसंधान किए गए इन बीजों से किसानों को काफी फायदा होगा। किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने।
नई पद्धति को हमें अपनाना चाहिए जरूर। जैसे हम समाज में जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं तो हमें समय के साथ बदलना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मोटा अनाज हम मान लीजिए, हम बाजरा उगाते हैं, जवार उगाते हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स आप बना के लोगों को दीजिए, उनको एक ऑप्शन दीजिए। कई लोग कैंटीन में जा रहे हैं, उनको समोसा एक ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वहीं पे एक उनको मोटे अनाज की इडली दीजिए, डोसा दीजिए, एक ऑप्शन के साथ उसके साथ काम कीजिए। क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, जिस 2017 से कार्य चल रहा है, श्री अन्न पे बातें हो रही हैं, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उनको वो सामान मिल नहीं रहा है। रॉ फॉर्म के अलावा उनको प्रोसेस करके भी हमें देना होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कृषि वैज्ञानिकों का, उन्होंने इतनी अच्छी किस्म हमें दी, जैसे बाजरे की किस्म दी है जिसमें 70 दिन में हमें जो उपज मिल जाती है। नॉर्मली उसके लिए हमें 120 दिन 100 से 120 दिन का बीज का टाइम लगता है, तो हमें जो 30 दिन जो मिल जाते हैं तो वो हमें फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से इसी विषय में बात हुई, उन्होंने जैसे कि आप इसका भंडारण कैसे करते हैं और खाद के बारे में बात हुई, तो और उन्होंने खुद जाके जो है ग्राउंड में जाके खेत में जाके देखा, फसल को चेक किया, तो वो सारी बातें हुई और जानकर हमें अजीब भी लगा, अच्छा भी लगा कि उन्हें हमसे ज्यादा किसानी के बारे में पता था। आज ऐसी ग्राउंड रियलिटी पे मिलके जो महसूस किया, वाकई में वो किसानों की आय दुगनी करने की और साथ में पूरे देश भर की जितनी जनसंख्या है हमारी, उसको पौष्टिक आहार का मतलब खिलाने की बातें कर रही हैं। उनका मेन मकसद है भी हमारे भारत में मोटा अनाज जिसको मिलेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग खाते थे उसमें ताकत थी, उन्हीं चीजों को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। और वो सोच रहे हैं भी इससे जलवायु के अनुकूल जो वैरायटीज आ रही हैं, जिससे फार्मरों की आमदन तो बढ़े, साथ में हमारे पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं उनको पौष्टिक आहार मिले, जिससे बीमारी कम हो। जो हमारी आईसीआर में नई वैरायटियां यहाँ पे आज लॉन्च की गई हैं, तो ये क्या है, हमारी कम समय की हैं, जो हमारी 70 दिन में तैयार हो रही हैं। तो जैसे ही हमारा मई जून में इनकी जो है नर्सरी गिर जाती है, तो क्या है कि हमारी कटाई 70 दिन में हो जाएगी। तो जब मौसम में परिवर्तन होगा तो उससे पहले ये फसल हमारी घर पे आ जाती है। फिर दूसरी बात, मोटे अनाज में जो है हमारी लागत कम होती है, तो लागत कम होगी तो आय किसान की बढ़ेगी, तो वहाँ पे हमारी किसान की आय बढ़ रही है। और मोटे अनाज खाने से जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितनी बीमारियां हो रही हैं, भी शुगर के पेशेंट भी हैं, बीपी के भी हैं और कैंसर के भी हैं, जो कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग पहले मोटे अनाज को खाते थे। तो ये बीच में हमारे सभी किसान भाइयों ने ये सब चीज बंद कर दी थी, उगानी भी बंद कर दी थी और खाना भी बंद कर दिया था। तो इससे क्या है, वो घर घर तक मोटा अनाज जाएगा और बच्चे बुजुर्ग सभी हमारे किसान भाई सब इससे स्वस्थ होंगे। जिस तरह से हम पहले अपने खेतों में कर भी रहे हैं और प्रणाली प्रबंधन करके भी हम अपनी लागत को कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी यही संदेश दिया सभी किसानों को, और सबका फीडबैक भी लिया कि आप क्या क्या और चीजें चाहते हैं कि जिससे कि किसानों का फायदा हो, और एक मैसेज भी दिया भी आप नई टेक्नोलॉजीज को अपना के, नई वैरायटीज को अपना के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। कुछ प्रतिक्रिया आपने सुनी, हर कोई खुश है कि इससे काफी कुछ परिवर्तन हो जाएगा उनके जीवन में और कृषि के क्षेत्र में। और इस सब के बीच बदलते मौसम की मार से किसानों को बचाकर उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए मोदी सरकार का जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलों पर है। पूसा में पीएम मोदी ने फसलों की ऐसी ही 109 किस्मों को लॉन्च किया। इस मौके पर हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से खास बातचीत की है। आइए आपको हम सुनाते हैं। हमारे साथ मंत्री जी हैं भागीरथ चौधरी जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। भागीरथ जी, जब हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी जरूरत है और भारत दुनिया को क्या दे सकता है? देखिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में चाइना को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के आधार पर। आज हमारा देश, मैं कह सकता हूं कि आज यदि जनगणना हो तो 148 करोड़ जनसंख्या हमारी देश की हो गई है। ऐसे में एक बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा एक यहाँ जनसंख्या है, और उसके लिए चाहे खाद्यान्न हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फल हो, फूल हो, उसमें आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया, ये कृषि प्रधान देश है, और जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। मैं कह रहा हूं, मैं बात करूं 2014 के पहले यहाँ की जो किसान उपज करता है उसकी एमएसपी की बात करूं तो 2014 के पहले और आज 2024 में 1 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना तक एमएसपी बढ़ाई है। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि ये देश
चाहे अनाज ही नहीं, धान ही नहीं, दलहन और तिलहन ही नहीं, और चाहे फल हो चाहे फूल हो, सब में आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और क्यों ना हो, हमारा अन्नदाता जो हमें खिलाएगा उसे ना सिर्फ देश खाएगा बल्कि भारत दुनिया को भी खिलाएगा। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, पूसा। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र कुमार यादव जी हैं, जो कि एडीजी सीड से आईसीआर में। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ कृषि पत्रकार संदीप दास जी हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत देवेंद्र जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। और आज का दिन कहा जा रहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है भारतीय कृषि के लिहाज से। मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल उन किसानों के लिहाज से कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ परिवर्तन आएगा, और भारत का जो कृषि पूरा परिदृश्य है उसमें क्या कुछ आमूलचूल बदलाव आज के बाद से हमें देखने को मिलेगा? जी मिश्रा जी, निश्चित रूप से जो आपने इस विषय पे विचार रखने के लिए कहा है, तो ये जो किसानों के जीवन में बदलाव और आगे वाले कृषि में जिस तरह का बदलाव आएगा, निश्चित रूप से वो बदलाव आएगा। क्योंकि जितनी भी ये किस्में 109 किस्में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को, देश को एक डेडिकेट की हैं, तो इनमें ये सारी किस्में किसी न किसी गुण के साथ हैं। जैसे इसमें जैसे बताया गया अभी स्टोरी में कि 34 जो है हमारी फील्ड क्रॉप्स की हैं, 27 बागवानी की फसलें हैं फसलें, इसमें 61 किस्में, 61 फसलें, 109 किस्में हैं। तो ज़्यादातर जैसे हम खाद्यान्नों की बात करें, धान की बात करें या गेहूं की बात करें, तो उसमें आमतौर पर देखा गया है कि जो एबायोटिक स्ट्रेसेज का काफ़ी नुकसान अभी पिछले कुछ सालों में होता रहा है। गेहूं में जैसे हम देखते हैं पिछले 2-3 वर्षों से कि फरवरी के महीने में तापमान का एकदम बढ़ना, और उधर से आपका फिर बरसात का होना, इसी तरह धान में जो सैलिनिटी की समस्या बढ़ती जा रही है, वाटर सबमर्जेंस की समस्या है, पानी की समस्या है। तो इस तरह की ये जो समस्याएं हैं, तो इनसे निपटने के लिए निश्चित रूप से जो खाद्यान्न के लिए जो ये किस्में आई हैं, धान की 9 हैं, गेहूं की 2 हैं, तो ये पानी के लिहाज से भी और टेम्परेचर के लिहाज से भी ये काफ़ी प्रतिरोधक हैं। इसी तरह से आप दालों की बात करें, आप तिलहन में जैसे 7 हैं, दालों में 11 किस्में हैं, चारा फसलें की 7 किस्में हैं, और गन्ने में, रेशे में जहाँ भी जो पोटेंशियल क्रॉप्स है, तो इनमें सभी किस्मों में कोई न कोई विशेष गुण है। और पीछे हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार, एक बार 17 बायोफोर्टिफाइड किस्मों को देश को समर्पित किया था, और एक बार 35 जो विशेष गुण की किस्मों को। उन किस्मों के प्रति किसानों का एक अलग ही रुझान रहता है, एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह किसानों के साथ आज जो कार्यक्रम किया है कि उनसे मिलके, और जो जितना इसका भी हम देखेंगे किसानों तक ये पहुंचेगा किसी न किसी फॉर्म में, किसान उससे उत्साहित होता है और इन किस्मों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसानों तक पहुंचती है। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल था सर, उसी में अटैच था कि जो भारतीय कृषि परिदृश्य है उसमें आने वाले वर्षों में इस नई किस्मों के इजाद के बाद से क्या कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? परिवर्तन इसमें यही है कि जैसे जहां जहां स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में हमारा जो प्रयास रहेगा, आज का जो हमारा संकल्प भी है कि हम इनका अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी बीज जो बनाकर और किसानों तक, जैसे कि आपको पता है कि संदीप दास जी भी अच्छी तरह कृषि के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं ये पत्रकारिता में। तो एक सिस्टम है कि आपका जैसे ही किस्म रिलीज नोटिफाई होती है, उसका ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन है, सर्टिफाइड है, तो इसमें हमारा प्रयास यही रहेगा कि इन किस्मों को हम जल्दी से जल्दी, और जो क्षेत्र विशेष के लिए है, आमतौर पर क्या है कि जो जहाँ पे मौसम ठीक है, जहाँ हालात ठीक है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ बार बार मान लो जहाँ जल भराव की समस्या आती है, जैसे हमारे ईस्टर्न इंडिया में है, धान की है समस्या, उसमें गन्ने को भी इसी तरह से, जैसे तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक ये किस्में हैं। तो इन किस्मों को जब हम वहाँ ले जाएंगे तो जहाँ पे पहले नुकसान 50%, 60% तक होता था, तो इसमें नुकसान नहीं होगा,
और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसी तरह दलहन की बात करते हैं। पोटेंशियल क्रॉप जो है, पोटेंशियल क्रॉप निश्चित रूप से जो बड़े छोटे छोटे निश्चित एरिया में, अगर आप एरिया की बात करोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितने थाउजेंड है, लेकिन वहां ऐसे किसान और ऐसे उपभोक्ता जुड़े हुए हैं कि उसकी वैल्यू एडिशन की व्यवस्था है और उनको अगर अच्छी इनकम मिलती है तो इनको अगर हम ढंग से ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कृषि का परिदृश्य इससे बदलेगा। हमारे साथ कृषि पत्रकार संदीप दास जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि भारत के जो भौगोलिक विविधता है वो बहुत ही अलग अलग है। आप मैदानी इलाकों में जाएं तो वहाँ अलग स्थितियाँ हैं, पहाड़ी इलाकों में जाएं वहाँ अलग स्थितियाँ हैं, आप रेगिस्तानी इलाकों में जाएं वहाँ अलग स्थितियाँ हैं, और ऐसे में जो यील्ड है क्रॉप्स के वो भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे में ये जो नई किस्में जिनको कि आज ईजाद किया गया, क्या ये भौगोलिकता के हिसाब से ये प्रूफ हैं, और जैसा कि हमने कहा कि ये रेजिलिएंट हैं जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, इसका कितना इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो सारे जो किस्में आज रिलीज की 109 किस्में, इसमें से 15 एग्री क्लाइमेटिक जोन को देखकर बनाया गया है। और देखोगे ये पर्टिकुलरली ये जो किस्में हैं, ये अभी इसको ब्रीडर सीड बोला जाता है। अभी ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनेगा, फिर सर्टिफाइड सीड, एक प्रक्रिया है उसमें। बट ये जो लॉन्च किया गया उसके बाद करीब ये किसान तक पहुंचने में शायद 2 से 3 साल लग जाए, मैक्सिमम लग जाता है। बट अब देखिए क्लाइमेट चेंज। नहीं संदीप जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआती स्टेज में है। किसानों के खेतों तक पहुंचने में से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। हाँ, 2 से 3 साल है, क्योंकि ये फाउंडेड ब्रीडर सीड है। उसके बाद अभी जो सीड को दिया गया है सीड कॉर्पोरेशन और जो यूनिवर्सिटीज है वहां जाएंगे, वहां फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, वहां फार्मर्स आकर देखेंगे 1 साल के लिए। अभी 2 साल लगेंगे, करीब 2 से 3 साल तक लगते हैं पूरा जो हाई कमर्शियल जो मतलब प्रोडक्शन पे तो वो लगेंगे प्रोडक्शन पे, जो कमर्शियल एक लेवल तक प्रोडक्शन पहुंचने के लिए। और उसके वो एक प्रोसेस है, बेसिकली इट्स नेचुरल प्रोसेस है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली ओवर द इयर्स, पर्टिकुलरली जो लास्ट 2-3 साल पे ये देखा गया कि पर्टिकुलरली गेहूं में लिख लीजिए, अचानक 2002 और 2003 में, 2022 और 2023 में आप देखिए एक बार गर्मी हो गया मार्च में इतना हिट, और मार्च लास्ट ईयर वाज रेनिंग, मतलब जस्ट बिफोर हार्वेस्ट। वो जो चीज है, इसलिए अभी इन्होंने सरकार का कोशिश किया रहा कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटी कैसे किया जाए। तो इस बार 60% तक जो व्हीट का एरिया था क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटी था। तो ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप्स है कि ये जो क्लाइमेट चेंज, और पर्टिकुलरली आज जैसे बात की एक बाजरे का क्रॉप है, वो अभी बोलेंगे 70 दिन में हो जाएगा, जो 90 से 110 दिन तक होता है। तो ये 100 ड्यूरेशन वैरायटीज बहुत ही गाइड है। बट आइडिया ये कि इसके बाद जो स्टेज है वो पर क्रिटिकल पहुंचता है। इसके बाद जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशन है, वो उस फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, वहाँ फार्मर्स देखने आएंगे कि इसका यील्ड कितना दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसका तो पोटेंशियल एग्रीकल्चर जो इनका कमिटी है जो अप्रूव किया एग्रीकल्चर, ये तो कर चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट से हम देखिए कितना वेरिएशन हो रहा है क्लाइमेट में, पर्टिकुलरली एक लास्ट से अबाउट 7 to 8 ईयर्स में बहुत ज्यादा स्टार्ट हो रहा है। यानी कि क्लाइमेट चेंज पहले नहीं था, अभी भी पहले था, बट अभी इतना हो रहा है कि उसको देखते हुए ये सब वैरायटी बहुत ही क्रिटिकल है फॉर द इंडियन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी जो है। राइस के पर्टिकुलरली एक राइस का किस्म इन्होंने बनाया जो कि डायरेक्ट सीडेड राइस है, 2 वैरायटी, इसमें 30% से ज्यादा पानी का लागत कम हो सकता है, जो DSR जो बोला जाता है। तो ये जब तक फार्मर्स को पहुंचेगा वो चीज वेरी वेरी इनकम बूस्ट होने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा फाइट जो है क्लाइमेट चेंज, वो भी एक रोबस्ट सिस्टम में बन पाएगा। और संदीप जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक सच्चाई है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो कृषि पर, एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हमने देखा है कि बीते वर्षों में उसके जो नुकसान हैं वो हम सभी को झेलने पड़े हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर
आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने कई सारी किस्मों को लॉन्च किया है, इसका क्या कुछ प्रभाव हमारे किसानों पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर, जो भारतीय कृषि परिदृश्य है, उन तमाम चीज़ों पर पड़ेगा। हम आज इस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी बने हुए। देवेंद्र जी, मेरा अगला सवाल ये कि जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो एक रियलिटी अब है, हमारे सामने है। ऐसे में ये जो नए क्रॉप्स की जो किस्में आई हैं, वो किस तरह से, जैसा कि हमने कहा कि अलग अलग जो एग्रो क्लाइमेटिक एरियाज़ हमारे भारत में हैं, किस तरह से वो उसमें एडॉप्ट हो जाएंगे। और उसके बाद से जैसा कि हमने कहा कि कृषि पत्रकार हमारे साथ जो है संदीप जी, उन्होंने कहा कि किसानों तक पहुंचते पहुंचते लगभग 3 से 3.5 साल का वक्त लग जाएगा। ऐसे में किसानों की किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और आने वाले वर्षों में इन बीजों से जो फसलें होंगी वो किस तरह से पर्यावरण अनुकूल होंगी, उसका कोई इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, संदीप जी ने, कि जो आज की स्थिति है, जैसे अभी ये वैरायटीज रिलीज हो गई, नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत शीघ्र, और ये एक तरह से जो सीड सिस्टम में आ जाता है। सीड सिस्टम में आने से जो शुरू की अवस्था होती है वो न्यूक्लियस सीड की होती है, जो बहुत कम मात्रा में होती है, जो अभी तक हमारे पास उपलब्ध है। कुछ किस्मों में जो जहाँ पहले से कि जो वैज्ञानिक बहुत ही सचेत रहते हैं, उन्होंने कुछ उसका अधिक बीज पैदा कर लेते हैं। तो इसमें एक तो जो हमारा सीड एक्ट के हिसाब से जो है कि वे नोटिफाइड वैरायटीज विल बी सर्टिफाइड एंड दे विल गो फर्दर। सीड एक्ट 1966 सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन का प्रोविजन है। उसी के बाद जो सर्टिफिकेशन एजेंसी वो उसको टेकअप करती है, स्टेट की हमारी NSC है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनीज भी उसको लाइसेंस करती है। तो इसमें जो पहला स्टेप यही होगा कि हम किसी सीजन में, जब अभी खरीफ का सीजन तो चल रहा है, रबी में आएगा, तो जो रबी की किस्में हैं जितनी भी, उनको हम उनका ब्रीडर सीड चेन में लेके आएंगे। और ब्रीडर सीड चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट ईयर ये फाउंडेशन में जाता है, इसके बीच में जो किसानों की तैयारी की बात आपने की, तो हमारा जैसे सभी फसलों में एक फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम होता है। एक मिनिस्ट्री का जो NFSM के अंडर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में एक क्लस्टर डिमोन्स्ट्रेशंस का और प्रोग्राम भी KVK करते हैं उसको। और जो ये फील्ड FLDs हैं, इसको हमारे जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हैं सभी फसलों के, उसमें करते हैं। तो जितनी नई किस्में, उसमें एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इन किस्मों को उन FLD के थ्रू किसानों के खेत पे लगाते हैं। और हर क्रॉप में, ऑयल सीड पल्सीज में तो अभी सरकार की योजना है कि काफी मात्रा में हम उसकी FLDs नई किस्मों के लगाते हैं। तो उससे जो वो जब तक उसका सीड 2 साल तक आएगा, उसमें निश्चित रूप से वो उससे वाकिफ हो जाते हैं। और उसी से कई बार किसान FLD के सीड से ही थोड़ा ढंग से करके वो उसको आपस में भी बांटते हैं। दूसरा हमारा प्रयास इसमें ये रहेगा कि एक किसानों का सहभागिता सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम हमारा ICR का है, सभी SCU में उसके हमारे 65 सेंटर हैं। तो उन सेंटर से हम प्रयास करेंगे कि वो किसानों के खेत में जाकर उसका सीड प्रोडक्शन करें, फाउंडेशन सर्टिफाइड करें, ताकि वहीं वो किसान उसकी परफॉर्मेंस देकर वो सीड वहीं पे बढ़ जाए। वो हमारी एक प्रक्रिया है और उसमें और अधिक ध्यान देकर हम इसको जल्दी से जल्दी किसानों तक ले जाएं। बिल्कुल। तो किसान भाई जरूर सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनके लिए सारी चीजें हो रही हैं, किसान लाभान्वित हों, उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए ये सारी चीजें, नुकसान कम से कम हो सके, इसलिए ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। हम रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो संदीप जी के पास चलेंगे, उनसे भी एक सवाल है, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबाद, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। समय के हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के। संदीप जी हमारे साथ बने हुए। संदीप जी, आखिर में एक सवाल आपसे कि हम ये कह रहे हैं कि इससे जो आमदनी है, जो आर्थिक स्थिति है किसानों की, वो अच्छी खासी बढ़ने वाले, क्योंकि नुकसान कम होगा। आपकी इस पे प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी? क्योंकि ये जो सीड्स है, ये वैरायटी बेसिकली क्लेम जो इनका डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू और रिसर्च के पर्पस के थ्रू जो देखा गया कि ये बहुत हाई यील्डिंग है और ये न्यूट्रिशियस है, ऑल्सो न्यूट्रिशियस है, और ऑल्सो इसका जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स के लिए बहुत कम है। मतलब कम पेस्टिसाइड, कम फर्टिलाइजर यूज करके ये उगाया जाता है। तो ये तमाम, क्योंकि आप ओवर द ईयर देखा गया कि फार्मर्स का जो इनपुट कॉस्ट है एग्रीकल्चर का, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये रिड्यूस हो जाएगा इनपुट कॉस्ट, तो ओब्वियसली तो उसका जो इनकम है बढ़ेगा, कि यील्ड बढ़ जाएगा, और यील्ड बढ़ने से ओब्वियसली इनकम विल राइज, क्योंकि ये सब सारे जो तमाम कपड़े, राइस, चावल, व्हीट, ऑयल सीड, जितना भी क्रॉप है, ये पूरा जो एक होल सिस्टम 109 क्रॉप का सिस्टम है जो रिलीज किया गया है, ये पूरा का क्या इंडिया का जो एग्रीकल्चर बास्केट है ये, तो ये पूरा प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो सकता है तो हम लोग और भी अच्छी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, या मिटिगेशन हम जो बोलते हैं, मिटिगेशन उसको ठीक से कर सकते हैं। और ये अभी जो चैलेंजेस अभी आएगा इसमें 1-2 साल में, जैसे जितना जल्दी हो सके फार्मर्स के पास सीड पहुंचे। सीड मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि सीड किसको भी तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो 2 साल में के अंदर जब फार्मर के पास पहुंच जाएगा, तो एक सीड एक सबसे बड़ा कड़ी है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में। अगर अच्छे सीड, क्वालिटी सीड्स मिले तो और वो भी इतना, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं संदीप जी कि आने वाले जो समय है वो खेती किसानी के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो किस्में इजाद की गई हैं उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, और जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट का जो बदल रहा है उसका भी उस पर कम पड़ेगा, और ओवरऑल पूरे देश के लिए एक अच्छी बात होगी। हमारे पास समय इतना ही है। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और संदीप दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। $5,615 करोड़ रुपए। ये किसी भारतीय शादी का बजट नहीं है, बल्कि 2013-14 में ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट हुआ करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट में करीब 130% की बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़कर 13,043 करोड़ रुपए ये हो गया है। क्या बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों में भी इजाफा हुआ? 23 अगस्त 2023 को भारत में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद भारत देश ही नहीं, विदेशी न्यूज चैनलों और पेपर्स की हेडलाइन बन गया? India has done it. इंडिया। और क्या है पिछले 10 सालों की अंतरिक्ष क्षेत्र की 5 बड़ी उपलब्धियां? आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद से 2014 के पहले तक भारत ने सिर्फ 35 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत ने 424 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 23 अगस्त 2023 के दिन को कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता है। इस दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में वो कमाल किया जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इस दिन भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया था, और तमाम विकसित देशों के न्यूज चैनलों और अखबारों में कई दिनों तक ये मुद्दा छाया रहा। पहली बड़ी उपलब्धि, सूर्य की स्टडी। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया, और जनवरी 2024 में भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड्स लेकर गया है, और सूर्य के सबसे बाहरी सतह का यह अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों के माध्यम से सतह पर ऊर्जा
और अंतरिक्ष की हलचलों को दर्ज करेगा। दूसरी बड़ी उपलब्धि, सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च का रिकॉर्ड। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने सिंगल मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च का रिकॉर्ड बनाया था।